नमस्कार। हिमालय है तो हम हैं। एज लॉन्ग एज हिमालय एग्जिस्ट सो शैल बी। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत बात करते हैं धारा 118 में होने वाले एक जो प्रस्तावित चेंजेस है, उसमें एक चेंज है जो सीधा और हम लोगों से सरोकार रखता है। यानी अब कोई भी गैर कृषक आदमी शहर से उठकर दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटी से उठकर जो करोड़ोंपति, जो व्यापारी लोग, जो धनाढ्य लोग सीधा आ सकता है और गांव के किसी भी भवन को लीज पर ले सकता है। यानी 10+10 यानी 20 सालों के लिए। 10+10 का मतलब है यानी 10 साल के लिए वो लीज पर ले सकता है और 10 साल उसे और एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पर विषय आता है कि धारा 118 में हिमाचली और गैर हिमाचली की बात नहीं की गई है, जबकि उसमें जो मूल भावना है, उसमें जो मूल नैरेटिव है, जो विषय है, उसमें वो है कृषक और गैर कृषक। उसका कारण ये था कि यहाँ 90% लोग कृषक हैं और कृषि योग्य भूमि मात्र 10% है और 88% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। तो ऐसे कृषकों को बचाने के लिए, ऐसे मेहनतकश पहाड़ी लोगों को बचाने के लिए ये धारा का प्रावधान किया गया था। मैं ये विषय सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सामान्य भाषा में इसे डिकोड करने की कोशिश करूंगा। इसमें बताया गया है कि 20 साल तक के लिए लीज पर लेगा और वो भी सीधा गांव में, यानी गांव के बीच में। अब मैं छोटे छोटे उदाहरणों से आपको स्पष्ट करता हूँ। हमारे गांव में कौन आता है, किसको पता? यानी अब सरकार को भी मालूम नहीं होगा, अब परमिशन की आवश्यकता ही नहीं होगी कि सीधा गांव में आए और 20 साल तक के लिए कोई भी भवन गांव में लीज पर लें। यानी सरकार को भी मालूम नहीं होगा, हमें भी मालूम नहीं होगा। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। शहर की किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं, जब मैं भी गया था तो मेरे ये खुद के अनुभव हैं जो आपसे साझा कर रहा हूँ। तो वहाँ पर गेट में सीधा आपको गेट कीपर होते हैं सोसाइटी के बाहर गेट पे लगे हुए, तो वो पूछते हैं किससे मिलना है, क्यों मिलना है, आपके आइडेंटिफिकेशन मांगेंगे, आपका पर्पज़ मांगेंगे कि आप यहाँ क्यों जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो गांव में कौन व्यक्ति आता है, किस मंशा के साथ आता है, ये कोई भी बात स्पष्ट नहीं की जाती है। आज भी इसका स्पष्ट करने का कोई तंत्र ना हमारे पास है, ना हम ग्रामीणों ने बनाया, ना ही सरकारों ने बनाया। किसी ने आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि बहुत बड़ा एक आवरण हमारे चारों ओर था धारा 118 का। उसमें जो मूल भावना कृषक और गैर कृषक की थी, अब उसमें बताया गया कि गैर कृषक सीधा आएगा और गांव में सीधा लीज पर 20 साल के लिए ले जाएगा। अब इसके साथ साथ क्या चीज़ें और भी ले जाएगा, ये हमें समझने का विषय है। हमारे गांव के अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि गांव का लाइफस्टाइल ही अलग है। वो प्रकृति पर आधारित है, उसकी अपने कुछ कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें बाकी की दुनिया से वाकई में अलग करती है। अगर हम कानून की दृष्टि से भी अगर देखें तो मैं आपको एक और जानकारी देता हूं जो सामान्य है, सबको मालूम हो सकती है, लेकिन उसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हम आज भी FRA 2006 के मुताबिक वी आर द एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर स्टिल नाउ। अभी तक भी हमारा ये स्टेटस है कानून की दृष्टि में भी कि हम अन्य परंपरागत वन निवासी हैं। यानी वनों पर, प्रकृति पर हमारी जीवन शैली है, सारे कस्टम है, नियम है, सब कुछ है। प्रकृति ही हमारा भरण पोषण करती है। ये जो तथाकथित विकास की जो बहारें ब्यार बह रही है, ये 30 साल 40 साल पहले क्या ही था। तब हम प्रकृति पर आधारित थे हमारे पूरा जीवन। तो इससे हमारे गांव की जो पहचान है ये धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। कैसे, इसका भी मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मैं इस बात का खुद अनुभव किया है
मैंने इस बात को कि एक गांव में एक व्यक्ति आता है, होम स्टे लीज पर जाता है। पहले तो सबसे बड़ी बात जो अकर्मण्यता की बात है, किंकिर कर्तव्य विमूढ़ता की बात है कि होम स्टे जैसी पॉलिसी भी आई और उसमें ये विषय बिल्कुल भी नहीं आया जनता के आग्रह पर भी कि होम स्टे कभी लीज पर नहीं जानी चाहिए। होम स्टे लीज पर गया, उसमें एक ऐसा तथाकथित शांति दूत जो है ना वो घुसा और गांव के बीचों बीच होम स्टे था और धीरे धीरे समझ में आने लगा लोगों को कि इनकी एक्टिविटीज़ कुछ अलग हैं। तो अभी भी जो लांभरी जोत है, हमारी जो जोगणियाँ हैं, उनके तले में जो गांव है, मैं उसका जिक्र भी आप सब लोगों से करूंगा। वहाँ भी शांति दूत वहाँ तक कितना ऊंचा तक घुस चुके हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के नाते। अब देखिए, उसने गांव के बीच में जो होम स्टे लिया था उसमें एक दिन उसके फ्रिज में एक मोटा गाय का गोश्त मिलता है। तो उस मकान मालिक को पता चलता है तो देव दोष भी लगता है। तो देव दोष के निवारण के लिए जगह जगह भटकता है, घूमता है, तीर्थों में स्नान करता है। तो ये विषय भी हमने और आपने शायद अनुभव किया होगा, देखा ही होगा अपने आसपास। तो ऐसा जब बाहर का व्यक्ति आएगा, अभी तक तो पूरी तरह से इजाज़त नहीं थी, चोरी छुपे होम स्टे देते थे, लेकिन अब तो पूरी कानूनन तरीके से कोई भी बाहरी व्यक्ति आएगा और प्योरली क्या है, व्यापारिक पर्पस से आएगा। उसे कोई मतलब नहीं है हमारे गांव के जीने मरने, ट्रेडिशन से, मानवता से, कल्चर से, देवताओं से, देव संस्कृति से, इस नेचर से, इस नेचुरल प्रॉपर्टी से, इस हेरिटेज प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। तो वो सीधा आएगा, क्या क्या करेगा, आप थोड़ा सा चिंतन ज़रूर करिएगा। एक और बात, ये सब बातें की जा रही है किस लिए? इन्वेस्टमेंट आएगा, किसके लिए आएगा? सरकार के लिए आएगा। हम लोगों के लिए क्या आएगा? हम लोगों के लिए क्या आएगा? ये अगले 1 दशक के, अगर ये चीज़ें होती है, भगवान ना करे ये चीज़ें हो, देवी देवता ना करे ये चीज़ हो, अगर ये होता है तो 10 साल के अंदर जो हम चेंजेस देखेंगे वो कल्पनातीत होंगे। क्या बदलाव हमारे बीच में कहे अनकहे तरीके से आ जाएंगे। तो ये तो हम सब लोग बड़े चिंतन इस विषय पर करना चाहिए। हम इसका उदाहरण आपको दे रहा था। आप जीबी की ओर जाते हैं, तीर्थन की ओर जाते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो मेनली ये बताएगा कि गांव में जो लीज पर देगा वो किसी भी व्यापारिक पर्पस से हो सकता है, लेकिन क्या है, मेनली वो टूरिज़्म के पर्पस से आएंगे। तो यही हम अपने इलाके में देखते हैं। तो ऐसा विकास की बातें, ये कहाँ डालेंगे हम विकास? क्या करेंगे इस विकास का? सुबह 9 बजे बंजार से आनी की ओर एक बस चलती है, तो शाम को यानी दोपहर होते होते 2 बजे वो जलोड़ी पास पहुंचती है। यानी 20 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए कितने घंटे लग गए, ये गिनती आप खुद कर लीजिएगा। अगर यही विकास चाहिए तो पर्सनली मैं तो कहूँगा मुझे नहीं चाहिए। तो आप तीर्थन नदी के अंदर देख लीजिए, क्या क्या नदी के अंदर कितने घुस गए हैं लोग, कि ऐसे चाहते हैं कि बस अंदर ऐसे घुस जाए कि उन लोगों को, जो मेहमान आए हैं, जो टूरिस्ट आए हैं, उनको नदी के ऊपर ही लेटा दें। ऐसी एनक्रोचमेंट, ऐसी अंधी एनक्रोचमेंट चली है। और एनक्रोचमेंट के साथ सारा कचरा कहाँ जा रहा है, सारा सीवरेज कहाँ जा रहा है? तो कहाँ जाएगा हमारा ये देव समाज जो नदी में पवित्रता के नाते डुबकी हमारे देव देवता लगाते हैं, जहाँ से गाड़ा दुर्गा जी निकली, जहाँ से श्रृंगारिशी जी का मूल स्थान है, श्रृंगारिशी जी निकले। तो आप कल्पना कर सकते हो, वो तीर्थन नदी नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तीर्थन नदी नहीं रहेगी, हमारी संस्कृति नहीं रहेगी, हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं रहेंगे। हमने प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, हम ही भूल गए हैं और सरकारें तो और भुला देना चाहती हैं। तो एक विषय और, विकास के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम सराज क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, कोई इस सराज क्षेत्र में
स्वराज के नाम पर पर्यटन चाहता है तो कोई स्वराज के नाम पर राजनीति चाहते हैं। तो आज भी मैं देख रहा था, बहुत सारे विरोध तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे मुद्दों के बीच में एक तख्ती थी धारा 118 की। जबकि ये धारा 118 में अगर चेंज होते हैं तो जितनी भी तख्तियां हैं उन सब तख्तियों का आवरण हट जाएगा। वो मूल है। सबसे मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि प्रदेश को बचाना चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, अपनी पहचान को बचाना चाहिए। हमारी पहचान मिट जाएगी, लुट जाएगी। एक और तथ्य की बात बताता हूँ। पिछली साल जो टूरिज्म से होने वाली इनकम थी सरकार की, वो इतनी नहीं थी। मैं एग्जैक्ट आंकड़े भी इस पर और सर्च कर रहा हूँ, तो वो इतनी नहीं थी कि जितनी हमारी बागवानी और खेती से होती है। 15 से 20 हज़ार करोड़ कुल मिलाकर करें तो वो डायरेक्ट बेनिफिट सीधा आम लोगों के खाते तक जाता है। ये सारा आवरण इस संशोधन से, तथाकथित विकासशील संशोधन से, परिवर्तनशील संशोधन से मिट जाएगा। तो फिर हट फिर के एक ही बात पर, एक ही विषय पर पहुंचते हैं। हिमालय है तो हम हैं, हिमालय है तो हमारी संस्कृति है, हिमालय है तो हमारी जीवन मूल्य हैं, हिमालय है तो मानवता है। कारण मानवता की मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्या दिल्ली में रहने वाला लोग और पहाड़ी क्षेत्र में, गांव में रहने वाले लोग में तुलना नहीं हो सकती? तुलना नहीं, हम अध्ययन नहीं कर सकते? कौन मानवता की दृष्टि से श्रेष्ठ है, किसके जीवन मूल्य श्रेष्ठ है? तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि जो इच्छित मूल्य हैं जीवन के प्रति, इच्छित दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, वो हिमालयन क्षेत्र में ही है, वो पहाड़ी लोगों में ही होता है। धीरे धीरे इनका हरासमेंट हो गया तो हमारी पहचान मिट जाएगी। हमें क्या करना चाहिए, इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। हिमालय है तो हम हैं, हिमालय है तो हम हैं। मैं हिमालय हूँ, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथ्व्याः। नमस्कार।